यह बहुत पुराने समय की बात है। एक क्रोधी राजा ने अपने बेटे को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। राजकुमार बड़े दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर भरे हृदय से अपने पिता के महल को छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते जब वह राजकुमार शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु के आश्रम में पहुंचा और साधु को देखकर दंडवत प्रणाम कर एक तरफ जाकर बैठ गया। साधु ने उसकी मायूस शक्ल और शरीर पर कीमती वस्त्रों को देखकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? साधु की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, महाराज, मैं राजा संवर्धन सिंह का पुत्र वीरेंद्र सिंह हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसी कारण मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि मैं आपके दर्शन करता चलूं। वीरेंद्र सिंह की बात सुनकर साधु ने कहा, बस, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों पर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि परदेश में ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। पहली बात, परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। यदि किसी कारण से खाना भी पड़ जाए तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात, परदेश में जाकर किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। यदि सोना पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना और फिर सोना। चौथी बात, यदि कहीं शत्रुओं के जाल या फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। साधु की बात सुनकर राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और परदेश के लिए चल पड़ा। चलते चलते कई दिन बीत गए। वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक चील कछुए के बच्चे को लेकर उड़ रही थी। सहसा बच्चा चील के पंजे से छूटकर नीचे गिर पड़ा। वीरेंद्र सिंह ने जब कछुए को तड़पते हुए देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। उसके मन में विचार आया कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इससे 2 बातें होंगी। पहली, इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे, और दूसरी, साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं। इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीत जाएगा। यही सब सोचकर वीरेंद्र सिंह ने उस कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसका साथी कछुए का बच्चा भी शामिल हो चुका था। कुछ दिनों बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से कहा, तुम यहीं बैठे रहना, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूंगा। इतना कहकर वीरेंद्र सिंह एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। दोस्तों, उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता था। जब सांप ने सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ से नीचे उतर आया और राजकुमार को डस लिया। कुछ देर बाद कछुए की नजर वीरेंद्र सिंह पर पड़ी। उसे मरा हुआ देखकर वह घबरा गया और उसके ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ के नीचे उतरा। जैसे ही उसने वीरेंद्र सिंह की आंखें निकालनी चाही, कछुए ने झपटकर कौवे की गर्दन को अपने मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया, मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज सुनकर सांप वहां पहुंचा और उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुआ कहने लगा, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान ले लूंगा। अगर तू मेरे मित्र को बचा देगा तो मैं तेरे मित्र को छोड़ दूंगा। यह सुनकर सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर वीरेंद्र सिंह के शरीर से सारा विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब देखा कि राजकुमार को थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे की गर्दन छोड़ दी। जब वीरेंद्र सिंह को पूरी तरह होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा वृत्तांत बता दिया। कछुए की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह के मन में साधु की पहली बात खटकी। उसने सोचा कि सचमुच साधु की यह बात काम आ गई कि एक से भले 2 होते हैं। मन ही मन उसने साधु को बहुत धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिलाऊं,
क्योंकि उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। वे बहुत दुखी होंगे। वीरेंद्र सिंह ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उसी जंगल में ठहर गया। दोस्तों, जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक ठग का परिवार रहता था। उस ठग की 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थी। जब भी कोई राहगीर या यात्री उस जंगल से होकर निकलता था और उसके पास जो कुछ भी कीमती सामान होता था, तो ठग की बड़ी बेटी अपनी ज्योतिष विद्या से सब कुछ पता लगा लेती थी। आज बहुत दिनों के बाद ठग की बड़ी बेटी को खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में एक राहगीर आया हुआ है और उसके पास 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस राहगीर को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। अगर यह लाल हमें मिल जाए तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस राहगीर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ कर लाना। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यही वही राहगीर हो सकता है जिसके पास लाल हैं। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। उसी समय ठग की छोटी बेटी ने जब वीरेंद्र सिंह को देखा तो वह जी जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में ठग की छोटी बेटी अपना दिल उस नौजवान राजकुमार वीरेंद्र सिंह पर हार बैठी। भाइयों के डर से वह कुछ कह नहीं सकी, लेकिन मन ही मन उसे बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने भोजन तैयार किया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने वीरेंद्र सिंह को परोस दिया। जब थाली वीरेंद्र सिंह के सामने आई तो उसने खाने के लिए जैसे ही एक कौर तोड़ा, साधु की कही गई दूसरी बात याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर सामने खड़े कुत्ते के आगे डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने वह खाना खाया, वह तुरंत मर गया। यह देखकर वीरेंद्र सिंह ने भोजन नहीं किया। उसके मन में विचार आया कि साधु की दूसरी बात भी काम आ गई। अपनी इस चाल के असफल होने पर ठग की बड़ी बेटी भीतर ही भीतर गुस्से से तिलमिला गई, लेकिन उसने गुस्से को दबा लिया। फिर उसने वीरेंद्र सिंह के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और कहा, जाओ मुसाफिर, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया गया है। अब तुम आराम करो। कई दिनों के सफर की थकान के कारण तुम बहुत थके हुए हो। वीरेंद्र सिंह जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। जैसे ही वह पलंग पर बैठने को हुआ, तभी उसे साधु की कही गई तीसरी बात याद आ गई। परदेश में जाकर हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना, किसी दूसरे के बिछाए हुए बिस्तर पर मत सोना। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत बिस्तर को झाड़ा। जैसे ही उसने चादर हटाई, उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर कच्चे सूत के धागों से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का एक गहरा कुआं था। कुएं के भीतर बड़े बड़े धधकते हुए अंगारे चमक रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने मन ही मन सोचा, साधु की तीसरी बात भी आज काम आ गई। उसने साधु को एक बार फिर धन्यवाद दिया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर जाकर लेट गया। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। वह सोचने लगा कि आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से मरती हूं, परंतु आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जैसे भी हो सके, बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लेना। कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हें साफ साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी वहां से चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली गई। उसने सोचा कि अब तक तो राहगीर जलकर राख हो चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि राहगीर तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी कटार निकाली और क्रोध से कहने लगी, हे राहगीर, यह तो अपने 4 लाल निकालकर मुझे अभी के अभी दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी समय वीरेंद्र सिंह को साधु की चौथी बात याद आ गई। जब कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। उसने सोचा कि आज रात बचना तो जरूरी है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। यही सोचकर वीरेंद्र सिंह ने उस लड़की से कहा,
मेरे पास लाल नहीं है। यदि तुम मुझे मार डालोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर बाद में पछताया था। लड़की ने गुस्से में कहा, कौन बंजारा? कौन सा कुत्ता? क्या बक रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार कहने लगा, तुम नहीं जानती तो सुनो। एक बंजारा था जिसने एक कुत्ते को पाल रखा था। वह कुत्ता बड़ा समझदार था, जिसे बंजारा अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करता था। उसने सोचा कि यदि वह भौंकता तो परिवार के सभी लोग उठ जाते और डाकू उनका कत्ल कर देते। इसलिए वह चुपचाप बस उन्हें देख रहा था। जब डाकू सेठ के घर से चोरी किया हुआ धन लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, लेकिन लेकर चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दिन निकलने ही वाला था, तब डाकुओं ने मन में विचार किया कि उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा देते हैं। डाकुओं ने सोचा कि बाद में आकर आराम से उस धन को निकाल लेंगे। कुत्ता उनकी यह सारी करामात देखकर चुपचाप वापस सेठ के घर लौट आया। सुबह हुई तो सेठ के घर में कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन लेकर भाग गए हैं। सेठ का रो रोकर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। सेठ ने रोते हुए कहा, सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह तो एक बार भी नहीं भौंका। तभी बंजारे का कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देखकर पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़े। कुत्ता उन्हें उसी तालाब के पास ले गया जहां रात में डाकुओं ने धन छिपाया था। तभी वह दौड़कर तालाब के अंदर घुस गया और अशर्फियों से भरी हुई एक थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आ गया। ये देखकर सेठ के नौकर तुरंत तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा माल बाहर निकाल लाए। ये सब देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर कुत्ते से कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। सेठ ने तुरंत कागज मंगवाया और बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास वापस भेज रहा हूं। अगर तुझे आगे भी 10,000 की आवश्यकता हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ ने चिट्ठी कुत्ते के गले में बांध दी और उसे नम आंखों से विदा किया। कुत्ता घूमता घूमता 4-5 दिन के बाद अपने मालिक बंजारे के पास पहुंच गया। कुत्ते को आता देख बंजारे के बदन में आग लग गई। उसने सोचा, मैं तुझे साहूकार के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहां से भाग गया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत अपनी बंदूक निकाल लाया और कुत्ते को गोली मार दी। कहते हैं, क्रोध में लिया हुआ कोई भी फैसला कभी सही नहीं होता। हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को सोच विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन बंजारा तो गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने कुत्ते को गोली मार दी और सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी पर्ची पर पड़ी। बंजारे ने पर्ची निकालकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही वह फूट फूट कर दहाड़ मारकर रोने लगा। लेकिन अब भला क्या हो सकता था? बंजारे की कहानी सुनाकर वीरेंद्र सिंह ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो। एक राजा के पास एक बहुत समझदार और शिक्षित तोता था। वह तोता बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान के लिए ले गया। उसने तोते को घाट पर बिठा दिया और स्वयं स्नान करने चला गया। तभी तोते की नजर अमर फल पर पड़ी, जो पास ही नदी में बहता हुआ जा रहा था। तोते ने उसे नदी से बाहर निकाल लिया। जब राजा स्नान करके लौटे तो तोता अमर फल देते हुए कहने लगा, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा? इसे अपने बाग में लगाऊंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब पूरे परिवार को खिलाकर सबको अमर कर दूंगा। गंगा स्नान के बाद राजा अपने राजमहल लौटे। उन्होंने वह अमर फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगाओ। कुछ ही दिन बीते थे कि उस पेड़ पर फल फूल लगने लगे। जब एक फल पककर पेड़ से नीचे गिरा तो उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह फल जहरीला हो गया। अनजाने में माली वह अमर फल लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उस फल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने वह फल पहले कुत्ते को खाने को दिया, क्योंकि राजा बड़ा नीतिवादी और विवेकशील था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। ज्यों ही कुत्ते ने वह फल खाया, वह मर गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें धोखा देकर मारना चाहता था।
इतना कहकर राजा ने क्रोध में आकर तलवार से तोते की गर्दन काट डाली। फिर माली से कहा, इस पेड़ के चारों तरफ कांटे लगा दो ताकि कोई भी इसका फल ना खा सके। एक दिन की बात है कि उसी शहर में सास बहू के बीच जमकर लड़ाई हो गई। बहू से तंग आकर सास गुस्से में घर से निकल गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आज मैं राजा के बगीचे में जाकर वह जहरीला फल खा लूंगी। इतना कहकर वह बाग में पहुंच गई। जैसे ही उसने पेड़ से फल तोड़कर खाया, वह अचानक 16 साल की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। राजा को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ। वह कहने लगा, वास्तव में यह अमृत फल ही था। मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतना कहते कहते सवेरा हो गया। तभी ठग की बेटी ने वीरेंद्र सिंह से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में उलझाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुझे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि वीरेंद्र सिंह जीवित और बिल्कुल सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ठग की छोटी बेटी ऊपरी मन से कहने लगी, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं आज बिना लाल ले उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी वीरेंद्र सिंह के पास पहुंची और कहने लगी, भगवान का शुक्र है कि तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। वीरेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम सब ऐसा क्यों करती हो? इस पर ठग की छोटी बेटी कहने लगी, हमारी यही रीति है। मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनका माल हथियाने के बाद उन्हें मार डालती हैं। फिर उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिल जान से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह कहने लगा, प्रिय, तुम्हें देखते ही मैं पसंद कर बैठा था। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो। तुम एक नेक दिल वाली औरत हो और तुमसे मेरा कुछ भी छिपा नहीं है। वीरेंद्र सिंह की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे लाल कहाँ हैं? वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वे चारों लाल मेरी जांघ में छिपे हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी हंसते हुए कहने लगी, प्यारे, वे लाल तुम्हें ही मुबारक हों। मैं तो तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूं। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह गहरी आवाज में बोला, जो कुछ भी तुमने कहा है वह सब ठीक है, लेकिन प्यार और प्रेम की बातें तभी तक मायने रखती हैं जब हमारे शरीर में प्राण बचे हों। जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता चलेगा तो हमारी खैर नहीं रहेगी। ठग की बेटी ने आत्मविश्वास से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात सबके सो जाने के बाद हम यहां से भाग चलेंगे। कहीं बहुत दूर जाकर वहीं रहेंगे जहां कभी मेरे बाप और भाई नहीं पहुंच सकेंगे। वीरेंद्र सिंह ने गंभीरता से पूछा, ये सब कैसे होगा? ठग की बेटी ने कहा, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 घोड़े हैं। एक दिन भर में 70 कोस चलता है और दूसरा 90 कोस। तुम बड़े घोड़े को खोल लाना, तब तक मैं हमारे लिए कुछ धन का प्रबंध कर लूंगी और धन बांध कर ले आऊंगी। आधी रात हुई तो वीरेंद्र सिंह घोड़े को खोलने चला गया। जल्दबाजी के कारण उसने बड़े घोड़े की जगह गलती से छोटे घोड़े को ले लिया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर घोड़े पर बैठ गई और दोनों चल दिए। घोड़ा चलते चलते 70 कोस की दूरी तय करके जंगल में जाकर खड़ा हो गया। घोड़े के रुकते ही वीरेंद्र सिंह और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी चिंता में बोली, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में बड़े घोड़े की जगह छोटे घोड़े को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वे हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने क्रोध में सोचा, निस्संदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। वह तुरंत तबेले की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने पाया कि छोटा घोड़ा गायब है, जबकि बड़ा घोड़ा वहीं बंधा हुआ है। वह सोचने लगा, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठग ने बड़े घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर में वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वीरेंद्र सिंह और उसकी बेटी ठहरे हुए थे। वीरेंद्र सिंह ने ठग को आते देखा तो घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, देखो, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे? ठग की बेटी ने दृढ़ता से कहा, घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो। जाओ, उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा,
तो मैं चुपके से बड़े वाले घोड़े पर चढ़कर उसे तुम्हारी डाल के नीचे लाकर खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उसी घोड़े पर जाकर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तभी ठग भी वहां पहुंच गया। पिता को देखकर उसकी बेटी ने नाटक करते हुए कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखे से यहां भगा लाया है। आप इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। इतना सुनकर ठग गुस्से से तिलमिला गया। वीरेंद्र सिंह को पेड़ पर चढ़ा देख वह घोड़े से नीचे उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के घोड़े से उतरते ही ठग की बेटी ने मौका देखकर घोड़े पर चढ़कर उसे वीरेंद्र सिंह की डाल के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। वीरेंद्र सिंह तुरंत कूदकर उसी घोड़े पर जाकर बैठ गया। वीरेंद्र सिंह के बैठते ही ठग की बेटी ने घोड़े को दौड़ा दिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी और वीरेंद्र सिंह कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद एक शहर में पहुंचे और वहीं बस गए। वीरेंद्र सिंह और ठग की बेटी आराम से दिन काट रहे थे। इसी दौरान देश निकाले का समय भी पूरा हो चुका था। तब वीरेंद्र सिंह उसे लेकर अपने राज्य वापस चला गया और उससे विवाह कर लिया। दोनों ने हंसते खेलते जीवन व्यतीत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं।